अच्छा, अब आ रही है आवाज? यस सर। रिकॉर्ड हो रहा है पता नहीं। अभी आ रही है सर जी आपकी आवाज। अच्छा जी, फिगर जो है ना वो पिछली अच्छी बनी हुई थी, तो अगर जब आप इसको सॉल्व कर रहे होगे ना, जब रिकॉर्डेड सुन रहे होगे, तो पिछली फिगर बना लेना। ठीक हो गया? वो प्रॉपर डिटेल में बनी हुई थी। पिछली फिगर को बना के फिर ये लेक्चर सुनना, उसको एक रफ शीट पे बना के। अच्छा, मैं बात कर रहा था डेल्टा टी और डी टी की। डिफरेंस क्या है डेल्टा टी में और डी टी? अच्छा, डी टी है ना, ये तब यूज होता है जब डेल्टा टी इज टेकन टू बी वेरी स्मॉल। मैंने अभी बताया कि ये डी टी तब यूज होगा जब ये जो डेल्टा टी है ये बहुत स्मॉल होगा, यानी जब डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। पहली बात, ठीक है, इतना स्मॉल होगा कि इट अप्रोचेस टू जीरो, तब हम यूज करेंगे डी टी। ये याद रखना है, डी टी हमेशा तब यूज होगा जब डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो होगा। ठीक है। दूसरी बात, ये जो डेल्टा टी है, ये डेल्टा क्या हुआ है हमेशा लोड डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी इज द डिफरेंस बिटवीन टू टाइम पोजीशंस। वही मैं अभी आपको बात कर चुका हूँ कि कर्व में एक पार्टिकल का टाइम यहाँ पे है पोजीशन P1 पे 2 सेकेंड्स, पीछे से मूव करके आ रहा है। जब वो पॉइंट पोजीशन P1 पे आया तो उसने कितना टाइम कवर किया? 2 सेकेंड। जब वो पोजीशन P2 पे गया तो टाइम कितना कवर किया? 7 सेकेंड। ठीक है, तो उसको पॉइंट P1 से पॉइंट P2 तक जाते हुए जो टाइम लगा वो क्या टाइम लगा? डेल्टा टी टाइम लगा। वो कितना था? 7 - 2 5 सेकेंड। ठीक हो गया? दिस इज डेल्टा टी। डेल्टा टी इज द डिफरेंस बिटवीन टू टाइम पोजीशंस। और डी टी तब यूज होगा, वो भी टाइम ही है, जब डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल। अब यहाँ पे डेल्टा टी 5 सेकेंड है, स्मॉल नहीं है। यहाँ पे अगर डेल्टा टी अप्रोच कर रहा होता जीरो को, तब हम इस डेल्टा टी को डी टी के को ले लेते। ये चीज याद रखनी है आपने कि डेल्टा टी और डी टी कब लेना है। डी टी हमेशा तब लिखना है किसी भी चीज के साथ जब डेल्टा टी अप्रोच कर रहा होगा जीरो को, तब हम लेंगे डी टी। तब हम डेल्टा आर को लिख सकते हैं डी आर। तब हम डेल्टा फाइव को लिख सकते हैं डी फाइव। तब हम और भी जो भी जिनके साथ डेल्टा आ रहा है हम उनको क्या रिप्लेस कर देंगे? डी से रिप्लेस कर देंगे जब डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। अच्छा, खैर, पीछे क्या था? डेल्टा टी जो था वो अप्रोच कर रहा था जीरो को। तो कर्व जो P1 P2 है, ठीक है, ये P1 P2 के इक्वल हो जाएगी, पीछे बता चुका। ठीक है, विच इज इक्वल टू डेल्टा एस, जो कि डी एस बन जाएगा, तो जो कि किसके इक्वल हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ डी आर। ठीक हो गया जी? तो इस कंडीशन के लिए मेरे पास जो डेल्टा आर है वो किसके इक्वल आ जाएगा? डी आर के इक्वल आ जाएगा। अब हर चीज़ को मैं डी फॉर्म में डील करूंगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। अब मैं डेल्टा आर नहीं लिखूंगा, अब मैं लिखूंगा डी आर। ठीक है, तो जो डी आर है मेरे पास, डी आर मेरे पास इस पोजीशन पी पे तो किसके इक्वल है? डी आर आई के, यानी मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। वेक्टर ये होता है ना, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो डी आर इनटू डायरेक्शन क्या है उसकी? आई कैप। क्योंकि डेल्टा टी अप्रोच कर रहा है जीरो को,
रो लिखते हैं, डेल्टा टी अप्रोच कर रहा है 0 को, तो यही चीज़ जो डी आर इक्वल टू डी आर आई कैप है, इसको मैं डी एस आई कैप पे लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं अभी पीछे बता चुका हूँ आर्क लेंथ क्या है, स्ट्रेट डिस्टेंस के इक्वल। अब क्वेश्चन ये है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी मूविंग पार्टिकल की इस पोजीशन P1 पे एट टाइम इंस्टेंट t, यानी ये जो पोजीशन P1 है इसका टाइम इंस्टेंट t है, इस वक्त इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी पार्टिकल, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अच्छा खैर, जो वेलोसिटी है वो किसके इक्वल होती है, इधर अगर मैं वेलोसिटी निकालूं तो किसके इक्वल होगी, डी आर डिवाइडेड बाई डी टी। अब तो याद हो जाना चाहिए, अब क्योंकि मेरा डी आर किसके इक्वल है, डी एस के इक्वल है, ठीक है, ये डी आर किसके इक्वल है, डी आर आई कैप के, और ये किसके इक्वल है, डी एस आई कैप। तो मैं लिख सकता हूँ डी आर की जगह डी एस आई कैप डिवाइडेड बाय डी। ये इक्वेशन आपने ऐसे जब आप इसको सॉल्व कर रहे होगे ना अपने रफ रजिस्टर पे, इसी वाली इक्वेशन को, ये जो आपकी इक्वेशन है ये वाली, इसका नाम दे देना इक्वेशन ए का या 1 है, इसको अलग लिखते हैं, ठीक है। ये कैसे आई, ये तो मुझे पता है, v इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ना, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में पहले बता चुका हूँ, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो डी आर को मैंने रिप्लेस कर दिया डी एस आई कैप से, और इससे डी आर पोजिशन वेक्टर की जगह मैंने ये लिख दी, ठीक हो गया, ये मेरे पास इक्वेशन था। ठीक है, ये क्या है मेरे पास, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ठीक है, v इंस्टेंटेनियस है, ठीक है, एट टाइम इंस्टेंट t, इस टाइम इंस्टेंट t पे, तो पार्टिकल किस पोजीशन पे, पार्टिकल p पोजीशन पे, p1 पोजीशन पे, ये तब की है वेलोसिटी। और ये वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी है, लॉन्ग द टेंजेंट है, क्यों, क्योंकि देखो ना इस वेलोसिटी में जो फार्मूला है, फाइनल फार्मूला जो लिखा मैंने वो क्या था, v इज इक्वल टू डी एस डिवाइडेड बाई डी टी आई कैप, डायरेक्शन क्या है आई कैप, और आई कैप की डायरेक्शन देखो ये अलोंग द टेंजेंट, ठीक है, आई कैप की डायरेक्शन क्या है, अलोंग द टेंजेंट, तो ये कौन सी वेलोसिटी हुई, टेंजेंशियल वेलोसिटी, इट इज टेंजेंशियल वेलोसिटी, याद है, इंस्टेंटेनियस तो है एट टाइम इंस्टेंट t एट पोजीशन p1, लेकिन ये अलोंग द टेंजेंट है तो इसको हम कहेंगे टेंजेंशियल वेलोसिटी। अच्छा, जो पोजीशन वेक्टर r और r प्लस डेल्टा r है, ये यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, ये r था और ये r प्लस डेल्टा r, ठीक है, ये एंगल कितना बना रहे हैं, r और r प्लस डेल्टा r कितना एंगल बना रहे हैं, अगर मैं इसको यहाँ नीचे ड्रॉ करूँ, इस फिगर को मैं नीचे ड्रॉ करता हूँ, अच्छा सबसे इससे पहले ना ड्रॉ करने से पहले कंफ्यूज हो जाओगे, ये चीज़ समझ लो, क्योंकि ओरिजिन से ये एंगल कितना है, फाई, कैसे फाई है, ये एंगल जो फाई है और डेल्टा फाई, ये वाला एंगल जो ओरिजिन से ये लाइन ड्रॉ की, एक ये लाइन ड्रॉ, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स, ठीक है, ये एंगल है फाई, ये एंगल कितना है फाई प्लस डेल्टा, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला और ये वाला एंगल, ठीक है, ये फाई प्लस डेल्टा फाई, ये क्या था पॉइंट P1, ये था P2, ये फाई प्लस डेल्टा फाई है, ये फाई है, तो P1 और P2 के दरमियान एंगल कितना होगा, फाई प्लस डेल्टा फाई माइनस फाई, ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, डेल्टा फाई होगा, स्टार्ट में बताया P1 और P2 के दरमियान,
ठीक है, P1 और P2 के दरमियान डेल्टा फाई एंगल होगा। सिमिलरली ये जो यूनिट वेक्टर है ये आर के क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये जो यूनिट वेक्टर है ये P2 के परपेंडिकुलर है। ये वाला जो यूनिट वेक्टर है I प्लस डेल्टा आई, ये किसके परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है इसके R प्लस डेल्टा आर के, यानी कि I जो है वो परपेंडिकुलर है R वेक्टर पोजीशन वेक्टर के, और I प्लस डेल्टा आई किसके परपेंडिकुलर है, R प्लस डेल्टा आर। ठीक है, I इज परपेंडिकुलर टू दिस वन और ये परपेंडिकुलर है इस। सिंस R एंड R प्लस डेल्टा आर आर मेक्स एन एंगल डेल्टा फाई, ये जो आपका R है ये R था ना, और ये R प्लस डेल्टा आर, R और डेल्टा आर कितना एंगल बना रहे हैं, डेल्टा फाई एंगल बना रहे हैं। ये डेल्टा फाई एंगल बन रहा है, ये एंगल डेल्टा फाई बन रहा है जो कि R और R प्लस डेल्टा आर बना रहे हैं। क्योंकि R प्लस डेल्टा आर अगर फाई एंगल बना रहे हैं, क्योंकि ये आपस में परपेंडिकुलर है I और R, I प्लस डेल्टा आई और R प्लस डेल्टा आर, तो ये दोनों भी आपस में क्या एंगल बनाएंगे, डेल्टा फाई एंगल बनाएंगे। करते थे ना मैट्रिक में थ्योरम, अगर R और R प्लस डेल्टा आर एंगल बना रहे हैं फाई, तो उनका जो परपेंडिकुलर I का परपेंडिकुलर R का परपेंडिकुलर I है, और R प्लस डेल्टा आर का परपेंडिकुलर I प्लस डेल्टा आर है, तो ये दोनों भी आपस में कौन सा एंगल बनाएंगे, ये दोनों भी आपस में डेल्टा फाई एंगल ही बनाएंगे। ये चीज़ याद रखें, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है एंगल के विद रिस्पेक्ट। तो अब मैं आई कैप बना लेता हूँ ये उसी को, ये जो आई है आई कैप, ये इसको मैं नीचे इसकी फिगर को बना रहा हूँ, और लेट्स सपोज ये क्या है, आई प्लस डेल्टा आई, ये आई प्लस डेल्टा आई हो गया और ये आई हो गया। ठीक है, तो ये भी आपस में कौन सा एंगल बनाएंगे, लेट्स सपोज मैं इनके दरमियान में से एक डॉटेड लाइन गुजार दूँ। ये ओवरऑल एंगल कितना है, डेल्टा फाई। तो ये आधा एंगल हो जाएगा, अगर ये सेंटर से है तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा 5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और ये कितना है जी आपस में, क्योंकि आई यूनिट वेक्टर है, ये लाइन जो है ये आई यूनिट वेक्टर की, ये आई प्लस डेल्टा आई की है, तो ऑब्वियसली डेल्टा आई चेंज आया ना, ये डेल्टा आई हो जाएगा। तो अगर मैं इसके हाफ का लूँ तो ये डेल्टा आई डिवाइडेड बाई डेल्टा 2 हो जाएगा। ठीक हो गया, सिंपल। अगर मैं फिगर बनाऊँ, फाइनल फिगर जो मेरे पास बनेगी वो क्या फिगर बनेगी, वो ये फिगर बनेगी। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड, यहाँ पे मैग्नीट्यूड आएगा, मैग्नीट्यूड कैसे साइन डाल दें। ओवरऑल ये कितना था, ओवरऑल है, ठीक है, ओवरऑल ये इतना है और उसका हाफ इतना हो जाएगा। तो ये एंगल कितना है, ये एंगल है 5/2। क्यों, क्योंकि ये एंगल था डेल्टा फाई, तो ये हाफ हो गया, तो डेल्टा फाई। ये आई प्लस डेल्टा आई है, ये आई प्लस डेल्टा आई, और ये क्या है, आई कैप। ठीक हो गया, ये ओरिजिन है। अगर ये आई कैप है ना, आई और जे अगर हमने जब पढ़े थे अपने उसमें एफएससी में, ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं ना, आई कैप जे कैप आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। अगर आई की डायरेक्शन ये है, ये वाली, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अच्छा, एक मिनट मुझे दो जरा, सिर्फ एक मिनट, ये जरा होल्ड कर रहा हूँ।
अच्छा, सुन रहे हो? Yes, आवाज आ रही है? yes, sir. और हाँ, अच्छा जी। अगर इस फिगर, ये जो नीचे वाली फिगर है, ये वाली, इस फिगर को मैं कंसीडर करूं, ये वाली फिगर में कंसीडर करूं, नीचे वाली, अच्छा जी। अगर ये मैं नीचे वाली फिगर कंसीडर करूं, ये राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करूं, ये ओ, लेट्स सपोज मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूं ए और इस पॉइंट को बी। अगर मैं ओ ए बी कंसीडर करूं तो मेरे पास, अगर मैं साइन लूं, साइन एंगल कितना है? एंगल है डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय, ये किसके इक्वल आएगा? ये आएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये बनेगा मैग्नीट्यूड के इक्वल। जब ये मैं इधर रखूंगा, टू साइड पे लेके जाऊंगा, ये इसके इक्वल आएगा। ये फाइनल इक्वेशन, इसको मैंने यहाँ पे लिख दी, टू साइन डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय टू। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो है ना दोनों साइड पे डेल्टा फाई को डिवाइड करवा रहा हूँ। मतलब दोनों साइड पे क्या कर रहा हूँ, डेल्टा फाई डिवाइड करवा रहा हूँ। यानी इस साइड पे भी जब मैंने डेल्टा फाई को डिवाइड करवाया, तो बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को उस साइड पे भी करवाना पड़ेगा। ठीक हो गया जी। अब यही जो टू है, इस टू को मैं यूं लिख सकता हूँ ना, ये जो टू ऊपर आ रहा है, ये वाला, इसको मैं यहाँ से हटा के, यहाँ से हटा के, एक ही बात है, मतलब इक्वेशन बैलेंस रहेगी। आप इसको बाद में चेक भी कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये कर, ठीक है, वो टू ऊपर ही चला जाएगा, एक ही बात है, इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। ठीक है, ये एक हमने पढ़ा था जब एफएससी में, कि जब इस तरह का केस आ जाए, मैथ्स में भी पढ़ा होगा, जब हम इसकी लिमिट लें, साइन डेल्टा फाइव बाय टू, डेल्टा फाइव बाय टू, ये अप्रोच करता है 1। जब डेल्टा फाइव अप्रोच करे 0, डेल्टा फाइव 0 के अप्रोच करे, तो ये जो पूरी चीज है, ये अप्रोच करेगी 1। और डेल्टा फाइव क्यों 0 के अप्रोच कर रहा है? क्योंकि डेल्टा टी अप्रोच कर रहा है 0 को। स्टार्ट में हम अजम्पशन यही लेके चले हैं कि जो डेल्टा टी है वो अप्रोच कर रहा है 0 को। हम स्टार्ट से अजम्पशन यही लेके चले आ रहे हैं कि डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, तो डेल्टा फाइव भी अप्रोच करेगा 0। तो हम यही लॉजिक यूज कर रहे हैं डेल्टा फाइव के लिए, जो हमने यूज की थी डेल्टा टी के लिए भी, फॉर वी स्मॉल टाइम इंटरवल, मतलब कि जो टाइम इंटरवल हमारा वो बहुत स्मॉल है। तो यही लॉजिक हम यूज करेंगे डेल्टा फाइव के लिए। ठीक हो गया। तो ये जो आपका फाइनल मेरे पास जो बचा, मतलब इसकी फाइनल यहाँ से मुझे क्या मिला कि दिस इक्वेशन की जो लेफ्ट साइड है, दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 1। फाइनली मैं इसको लिख सकता हूँ कि मेरे पास जो डेल्टा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा
फाई था वो इक्वल टू 1। मैंने आपको बताया कि जब डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 तो इस चीज़ को मैं डी से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास हो गया डी आई डिवाइडेड बाई डी फाई विच इज इक्वल टू, मतलब ये डी आई डिवाइडेड बाई डी फाई हो गया इक्वल टू। अच्छा, इसको मैं जे कैप से रिप्लेस कर सकता हूँ, ये एज इट इज है, ये आपको याद है। इसकी अब मैं आगे एक्सप्लेनेशन पे नहीं जा रहा। इसको मैंने अभी बस नहीं है क्या चीज? अभी सर जी वो नमाज का टाइम है, मैंने कहा बस नहीं है। हाँ, आप जाओ, आपको लीव कर जाओ, मैं आपको लगा देता हूँ अटेंडेंस। बस ये खत्म होता है फिर पढ़ते हैं नमाज। अच्छा, डी आई बाई डी काफी इक्वल हो गया सर जे जी के। ओके, थैंक यू। ठीक है, जिस तरह सिमिलरली डी आई बाई डी फाई इक्वल टू जो जे है ना, ज्योमेट्रिकली हमने जो डी जे होगा, डी जे डिवाइडेड बाय, याद रखना है डी फाई को हमने इक्वल टू लेना है माइनस आई कैप। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी। ये प्रूव करते हुए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रूव है, ये आपने करना है। ये प्रूव करते हुए आपने दो चीज़ें याद रखनी है कि डी आई आपका, अब ये स्टेप, उस स्टेप के बाद ये स्टेप है। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ कि डी जे बाई डी फाई को आपने किसके को लेना है, माइनस फाई। ठीक है, ये जो दोनों इक्वेशन है ये बड़ी इसेंशियल इक्वेशन है ज्योमेट्रिक कंसीडरेशन के लिहाज से। खैर, इनकी एक्सप्लेनेशन पे हम नहीं जा रहे। ठीक हो गया। ये मेरे पास आ गया था डेल्टा आई डिवाइडेड बाई डेल्टा फाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसी को डेल्टा आई बाई डेल्टा फाई को मैंने किसके इक्वल लिया, डी आई बाई डी फाई और इक्वल टू जे, इट इज इक्वल टू जे। ठीक है, सिमिलरली मैंने बताया कि डी जे बाई डी फाई होगा तो हम उसको किसके इक्वल लेंगे, माइनस आई कैप। अच्छा, अब इस पाथ पे पार्टिकल की मोशन के लिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए? एक्सेलरेशन मतलब अब वेलोसिटी तो खत्म होगी ना, वेलोसिटी की वो हम जो पीछे बात कर रहे थे, अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पे आते हैं। तो इसी पाथ पे जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन किसके इक्वल है, जल्दी जल्दी इसको मैं वाइंड अप करता हूँ, डी वी डिवाइडेड बाय डी टी के। ठीक है, वी की जगह मैंने पुट किया डी एस डिवाइडेड बाय डी टी आई कैप। ये कहाँ से आया? ये मैंने आपको वो पीछे बताया था, इसको इक्वेशन ए या इक्वेशन 1 के नाम से सेव कर, इसको रिप्रेजेंट करना। पीछे मैंने बताया भी था, ये फलां चीज़ आई थी पीछे, ये मैं निकाल दूँ। पिछली जब रिकॉर्डिंग देखोगे तो पीछे ये v इज इक्वल टू डी एस आई कैप डिवाइडेड बाई डी टी हम निकाल चुके हैं। और मैंने उस वक्त बताया भी था कि इस चीज़ को आप जो है वो कर लो, लिख लो, इक्वेशन का नाम दे दो। इक्वेशन ए का नाम दिया था उस वक्त, या 1 का नाम दे दो। ठीक है, तो ये चीज़ वहाँ से है। अब ये जो चीज़ है इसकी हम क्या करेंगे, हम इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे। आप जब इस ऊपर वाले पोर्शन की डिफ्रेंशिएशन करोगे, हमें डिफ्रेंशिएशन कर तो नहीं रहा, आपने खुद करनी है। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो ये आएगा, डी स्क्वेयर एस डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वेयर आई कैप प्लस डी एस डिवाइडेड बाई डी टी डी आई कैप डिवाइडेड बाई डी। जब ऊपर वाली इस एक्सप्रेशन की आपने डिफरेंशिएशन किया, आपके पास ये बच। ठीक हो गया। अब ये लिख के ना, ये वाला स्टेप लिख के नेक्स्ट स्टेप जो आपने लिखना है ये, अब क्योंकि मुझे मिटानी पड़ेगी, जगह नहीं है मेरे पास। ठीक है, या इसको मैं इरेज करूँ, सारा नहीं होगा। ठीक है, ये मुझे मिटाना पड़ेगा, बस जगह नहीं। ये वाला स्टेप जो है ना, लास्ट वाला जो मैंने लिखा है, ये लिख के आपने क्या करना है, ऊपर में लिखने लगा। ये स्टेप लिखने के बाद आपने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवाना है डी फाई को, दोनों मतलब डी फाई को मल्टीप्लाई कराना है डिवाइड, ताकि बैलेंस हो जाए फैक्ट। यानी वही वो जो नीचे एक्सप्रेशन लिखी हुई थी उसके साथ मैंने वो, जब आप अपनी नोटबुक पे लिखोगे, आपने क्या किया, सिर्फ आप ये देखोगे कि आपने सिर्फ डी फाई को मल्टीप्लाई और ये
D5 ऐड मल्टीप्लाई भी करा दिया, डिवाइड भी करा दिया, ठीक हो गया। अब इसकी जगह आपने क्या पुट कर दिया, ये जो है ना ये चीज, ये भी मैंने पीछे बताई है आपको ज्योमेट्रिकली ये चीज किसके इक्वल है, ये चीज ज्योमेट्रिकली किसके इक्वल है, ये चीज ज्योमेट्रिकली जे कैप के इक्वल है। तो इस चीज की जगह मैं क्या रिप्लेस करने लगा हूँ, जे कैप रिप्लेस करने लगा। यहाँ पे मैं इसको इरेज करके जे कैप रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको क्या लिख लिया, जे कैप। अब दोबारा मैंने क्या मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है, मैंने दोबारा इसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है ds, यानी इस इक्वेशन के साथ इस इक्वेशन में मैंने मल्टीप्लाई भी करवाया और डिवाइड, मतलब इस साइड पे मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड क्या किया ds, वो फैक्ट बराबर रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे पास जो इक्वेशन बनी d स्क्वायर s डिवाइडेड बाई dt स्क्वायर, ऊपर से एज इट इज प्लस ds डिवाइडेड बाय dt, ठीक है, j कैप मतलब ds डिवाइडेड बाय dt इंटू j कैप इंटू d5 डिवाइडेड बाय dt और मल्टीप्लाई ds डिवाइडेड बाय ds, मल्टीप्लाई भी करा दिया डिवाइड भी। तो ये ds मल्टीप्लाई ds क्या बन जाएगा, ds का स्क्वायर, ये dt मल्टीप्लाई dt क्या बन जाएगा, dt का स्क्वायर, और ये पीछे क्या बच जाएगा मेरे पास, ये d5 डिवाइडेड बाय ds इंटू जे कैप। यानी फाइनल इक्वेशन में क्या लिख सकता हूँ इसको, फाइनली ds डिवाइडेड बाय, उसी चीज को फाइनल में क्या लिख दिया, जब मैंने उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया यहाँ पे ds को, ds डिवाइडेड बाय dt का स्क्वायर d5 डिवाइडेड बाय ds इंटू जे कैप, ये मेरे पास फाइनल इक्वेशन था, हो गया। अच्छा, जो आर्क लेंथ है ना डेल्टा एस, यहाँ पे आर्क लेंथ डेल्टा एस थी, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था वो था डेल्टा फाई। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होना चाहिए इस पॉइंट P1 पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर बेसिकली क्या होता है, चेंज ऑफ आर्क लेंथ ड्यू टू चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज चेंज ऑफ आर्क लेंथ ड्यू टू चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इस डेफिनेशन को अगर मैं फॉलो करूं, चेंज ऑफ आर्क लेंथ ड्यू टू चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या बना जी, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा फाइव भी ऑब्वियसली अप्रोचेस टू जीरो होगा, वहीं अगर मैं इस पे लगाऊं तो डेल्टा फाइव जो होगा वो इक्वल टू होगा डी फाइव के। मैं पहले बता चुका हूँ जब डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो होगा तो डेल्टा डी फाइव के इक्वल हो जाएगा। सो जो डी एस डिवाइडेड बाई डी फाइव है वो किसके इक्वल हो जाएगा, रेडियस के इक्वल हो जाएगा। वो अभी डेफिनेशन ही बताई, डेफिनेशन में भी यही बताया ना कि चेंज ऑफ आर्क लेंथ ड्यू टू यूनिट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, चेंज ऑफ आर्क लेंथ, यहाँ पे आर्क लेंथ चेंज हो रही है ना, ये P1 से P2 डेल्टा एस आर्क लेंथ का यूनिट चेंज ड्यू टू यूनिट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये यूनिट चेंज है ना डिस्प्लेसमेंट का, ये D5, यहाँ पे एंगल कितना था D5, तो यूनिट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो चेंज ऑफ आर्क लेंथ ड्यू टू यूनिट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू रेडियस, ये रेडियस की कर्वेचर की डेफिनेशन है। तो उसके मुताबिक ds बाई डी फाइव इज इक्वल टू रेडियस, ठीक है। तो अगर ds बाई डी फाइव रो के इक्वल है तो d5 बाई ds किसके इक्वल हो जाएगा, d5 बाई ds इक्वल हो जाएगा 1 बाय रो के इक्वल, उल्टा लिख दिया, ठीक हो गया। तो ऊपर जो एक्सेलरेशन की मेरे पास फाइनल इक्वेशन आई थी वो मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ। वो फाइनल इक्वेशन क्या आई थी, अभी वो जो पीछे मैंने जहाँ पे स्टॉप किया उसमें मैं dt स्क्वायर आई कैप प्लस ds डिवाइडेड बाई dt का स्क्वायर d थीटा बाई ds इंटू जे कैप, ये फाइनल इक्वेशन आई थी, ठीक है। तो d थीटा बाई ds की जगह अभी मैंने निकाला, अभी पीछे लिखा, तो ये किसके इक्वल है, ये 1 बाय रो के इक्वल है, अभी पीछे इसकी मैंने तो रिकॉर्डिंग देखोगे तो समझ आएगी। तो इसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 1 बाय रो पुट कर दिया, ठीक हो गया। इसकी जगह अब आप 1 बाय रो पुट करोगे, इसको मैं मिटा के इसकी जगह क्या पुट कर रहा हूँ 1 डिवाइडेड बाय रो, इसकी जगह पुट कर दिया 1 डिवाइडेड बाय रो,
1 डिवाइडेड बाय रो मल्टीप्लाई बाय जे कैप, उसकी जगह 1 डिवाइड बाय रो पुट कर। ये जो चीज़ है ना, ये मैग्नीट्यूड है टेंजेंशियल वेलोसिटी की। ये पीछे जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग देखोगे, मैंने बताया भी था कि दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी, ये डी है। तो मेरे पास फाइनली फॉर्म क्या बन गई, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ऊपर वाली इक्वेशन से डी स्क्वायर एस डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वायर आई कैप प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो जे कैप। वी स्क्वायर क्यों, ये जो चीज़ है ना ये वाली, ये डी एस बाई डी टी, ये किसके इक्वल है, वी। जब यहाँ पे वी पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर। ठीक है, ये ऊपर वाली इक्वेशन जो डी एस बाई डी टी है वो इज इक्वल टू वी है, तो ये वी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक हो गया। ये फाइनल एक्सप्रेशन है जी, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन जो आफ्टर डेरिवेशन आई मेरे पास। ये एक्सेलरेशन की फाइनल एक्सप्रेशन आ गई मेरे पास, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब पार्टिकल ये किस पे आई, पाथ P1 पे आई, इस जगह पे आई। ये फाइनल एक्सप्रेशन आई पाथ P1 पे एट टाइम इंस्टेंट T पे। ठीक है, जिसमें रो क्या है, रो इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट टाइम इंस्टेंट T एट पाथ P1। तो फाइनली मैं जल्दी जल्दी इसको सम अप करके लिख सकता हूँ। मतलब फाइनल जो मेरे पास आई वो आई डी स्क्वायर एस डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वायर आई कैप प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई रो इंटू जे कैप। अब इसमें जो मेरे पास ये है ना, ये वाला फैक्टर, ये क्या है, दिस इज टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन और दिस इज नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। ये नॉर्मल कंपोनेंट है, वो टेंजेंशियल कंपोनेंट है। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ फिर कि A इज इक्वल टू ए टी, यानी ये पूरी चीज टेंजेंशियल कंपोनेंट एक्सेलरेशन की ए टी आई कैप प्लस ये पूरी चीज नॉर्मल कंपोनेंट एक्सेलरेशन की ये कैप। क्या बात गया मेरे पास, A इज इक्वल टू ए टी आई कैप प्लस ए एन जे कैप। ए टी क्या है, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, और ए एन क्या है, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, जो कि ये इसके इक्वल है, ऊपर लिखा। ठीक हो गया। अगर मैग्नीट्यूड लेनी हो मैंने इसी इक्वेशन की मैग्नीट्यूड निकालनी हो, वो किसके इक्वल होगी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अंडर रूट ए टी का स्क्वायर प्लस ए एन का स्क्वायर। ठीक हो गया। अच्छा, एक इक्वेशन थी मेरे पास जो एक इक्वेशन तो मेरे पास ये आई ना, A इज इक्वल टू ए टी आई कैप प्लस ए एन जे कैप। और एक इक्वेशन मेरे पास आई थी पीछे, A इज इक्वल टू टी स्क्वायर एस डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वायर आई कैप, जिसको मैंने इसके इक्वल लिखा जे कैप। वही बताना चाह रहा है कि ए एन किसके इक्वल है, ए एन किसके इक्वल है, V square by rho. डिवाइडेड बाय रो, और ए टी किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। ए टी इज इक्वल टू डी स्क्वायर एस डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वायर। तो जो मतलब ये क्या चीज है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट है, और ये क्या चीज है, मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट। और रो क्या चीज है, रो इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट गिवन इंस्टेंट। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकली व्हेन अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ पाथ, इसके पास जो पार्टिकल जो है उसके दोनों कंपोनेंट्स होंगे, नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट। जब भी पार्टिकल किसी भी एक पाथ में मूव करेगा, सर्कुलर पाथ में, उसके दो कंपोनेंट्स होंगे, नॉर्मल कंपोनेंट एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट। ये याद रखना है। तो ये कौन सा कंपोनेंट है, ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है, ये नॉर्मल कंपोनेंट। तो ये हमने डेरिवेशन प्रूव करनी थी कि A इज इक्वल टू ए टी आई प्लस ए एन जे कैप। ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी, ये हमने प्रूव कर दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी एक्सप्रेशन। दिस इज द एंड। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। ये आप दोबारा इसको आप रिवाइज कर सकते हो, रिकॉर्डिंग लेक्चर देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं करना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और डेरिवेशन करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, और साथ न्यूमेरिकल करके हम ये चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में कल ख़त्म कर देंगे। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर होगा। कल जो है ना मैं CR को टाइम बता दूंगा। कल थोड़ा जल्दी होगा, आज ज़रा लेट इसलिए हुआ है कि पहले मुझे ये बताया था कि 3 बजे तक क्लास है इस्लामियात की, मैं अवेलेबल नहीं था, मैंने मैसेज लेट पढ़ा, मुझे 1:30 बजे मैसेज रिसीव हुआ कि इस्लामियात की क्लास हो चुकी है, तो कल हम जल्दी क्लास रखेंगे। तो दैट्स फॉर टुडेज लेक्चर। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, नहीं तो मैं ये रिकॉर्डिंग एंड कर रहा हूँ। हाँ जी, कोई क्वेश्चन? ठीक है सर, ओके।